चैप्टर 1 का रिवीजन शुरू करते हैं। क्विक रिवीजन होगा 15-20 मिनट वाला, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं इसको लेंदी नहीं करूँगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि कुछ भी आपको डाउट हो, लगता है कि नहीं सर थोड़ा स्लो जाइए, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि सिंस आप लोग के एग्जाम्स बहुत नियर हैं, तो शुरू करता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, वेटेज कितना है चैप्टर 1 का, तो वो पहले लिख दूँ। वेटेज है 4 to 6 मार्क्स, तो ये ध्यान रखिएगा। ये वेटेज जानना इसलिए ज़रूरी होता है ना, उससे अकॉर्डिंगली हम प्लान कर पाते हैं, ठीक है। तो वेटेज 4 to 6 मार्क्स है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। चैप्टर 1, स्कोप ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या कहता है? इंट्रोडक्शन ये कहता है कि चाहे एक एंटरप्रेन्योर हो या एक बिजनेसमैन हो, क्या कहता है कि चाहे एक एंटरप्रेन्योर हो या एक बिजनेसमैन हो, ये दोनों ही लोग अपना बिजनेस शुरू करने से पहले, ये दोनों ही लोग अपना बिजनेस शुरू करने से पहले ये 4 डिसीजंस लेते हैं। पहला डिसीजंस, कौन सी एसेट खरीदनी है। दूसरा, उस एसेट में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। तीसरा, ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और फिर चौथा, वो ये देखते हैं कि सेकंड प्लस थर्ड में टोटल हमें कितना पैसे की जरूरत है और वो पैसा हम कहाँ कहाँ से फाइनेंस करेंगे। सुनिए मेरे बात बहुत आराम से। मैंने क्या बोला कि चाहे एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर एक बिजनेसमैन, बिजनेस शुरू करने से पहले या अपना स्टार्टअप शुरू करने से पहले ये 4 चीजों के बारे में सोचते हैं। पहला चीज कि कौन कौन सी एसेट खरीदनी है, मतलब यहाँ पे बात हो रही है फिक्स एसेट की, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हमारा लग जाएगा। तीसरा, ऑब्वियसली दे विल थिंक फॉर वर्किंग कैपिटल एज वेल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के बिना बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। चौथा, ऑब्वियसली फिर ये सेकंड और थर्ड को ऐड करते हैं, फिर ऑब्वियसली सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग डिसाइड करते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब एफएम करना क्यों जरूरी है? देखिए एफएम क्या है? एफएम इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एफएम इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स जब आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, या जब आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज की प्लानिंग करते हो, कंट्रोलिंग करते हो, उसी को हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। क्यों? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या? अपने फाइनेंशियल रिसोर्स की मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के अंदर ही प्लानिंग, कंट्रोलिंग, फोरकास्टिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब चीजें आ गई। तो आप मुझे सोच के बताइए, वाई एफएम, एफएम करना क्यों जरूरी है? देखिए, हम जब अपना कोई भी काम प्लानिंग के साथ करते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं, कंट्रोलिंग के साथ करते हैं, तो हम जो पैसा रेज करते हैं, मतलब फाइनेंसिंग, वो एफिशिएंट करते हैं, मतलब एट लेस कॉस्ट। और जब वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली चांसेस प्रॉफिट के बढ़ जाते हैं। आप एक्स वाई जेड कोई भी काम करो, अगर आप प्लानिंग से करते हो, कंट्रोलिंग से करते हो, फोरकास्टिंग से करते हो, तो ऑब्वियसली उस काम में आपको फ्रूट्स मिलेंगे, प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि वाई एफएम, एफएम करना क्यों जरूरी है? ताकि हम जो पैसा रेस करें, ऑब्वियसली एट लेस कॉस्ट रेस करें, और जो पैसा इन्वेस्ट करें, ऑब्वियसली चांसेस टू मेक मनी इंक्रीज हो जाए। तो एफएम के 3 डिसीजंस निकल के आते हैं। इन्वेस्टिंग मतलब इन्वेस्ट करना, फाइनेंसिंग मतलब ऑब्वियसली इन्वेस्ट करने के लिए हमें पैसा रेज करना पड़ता है, और थर्ड इज डिविडेंड डिसीजंस। तो ये 3 डिसीजंस निकल के आते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड, ठीक है। अच्छा, अब एफएम होता कैसे? ऑब्वियसली कंपनी में एफएम परफॉर्म कौन करता है? तो कंपनी में एफएम परफॉर्म करता है फाइनेंस मैनेजर। कौन परफॉर्म करता है? फाइनेंस मैनेजर। इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं मैनेजरियल एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? मैनेजरियल एक्टिविटी, ठीक है। वो क्या करता है? ऑब्वियसली वो प्लानिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है। किसको प्लान करता है, किसको कंट्रोल करता है? अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, ठीक है। एक्वायर करना, फाइनेंस करना, मैनेज करना, ये सारा काम किसका है? फाइनेंस मैनेजर का है, ठीक है। अच्छा, अब एफएम होता क्या? व्हाट इज एफएम? तो मैंने अभी आपको समझाया। एफएम इज, हम जब फोरकास्ट करते हैं, प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, किसको? हर उस एक्टिविटी को रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो जैसे देखिए, एफएम के 2 पिलर्स हैं, पैसा उठाना और पैसा लगाना, मतलब रेजिंग ऑफ फंड्स, सेकेंड इज यूटिलाइजिंग ऑफ फंड्स। तो ये 2 पिलर्स हैं। तो अब जब हम इन्हीं दोनों एक्टिविटीज को लेकर प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, इसी को बोलते हैं एफएम। फिलिप एटर्स जी ने एक चीज ऐड ऑन की कि एफएम जो आपने बोला वो तो है, बट इसके अलावा ये एक मैनेजरियल डिसीजन है। सही है, मैं एक्नॉलेज करता हूं, सही बात है।
क्यों? क्योंकि इसको एक फाइनेंस मैनेजर परफॉर्म करता है। साथ ही साथ इसमें हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब अभी मैंने आपको समझाया वर्किंग कैपिटल, तो हम वर्किंग कैपिटल को भी केटर करते हैं कि कितना रेस करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म मतलब फिक्स एसेट। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीजें ऐड ऑन की कि ये एक मैनेजरल डिसीजन है, नो डाउट, और हम इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों को ही केटर करते हैं। ठीक है। अब एस्पेक्ट ऑफ एफएम ऑब्वियसली पैसा उठाना, पैसा लगाना, पैसा उठाना, पैसा लगाना। ठीक है। अब फंड्स उठाने के क्या क्या सोर्सेज हैं? डिबेंचर्स हैं, ओनर्स फंड है, एंजल फाइनेंसिंग है, कॉमर्शियल बैंक है, वेंचर कैपिटल है। ओनर्स फंड्स मतलब यहाँ पे इक्विटी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इक्विटी की बात हो रही है। एक सेकंड रुकिएगा। हेलो, माइक चेक, माइक चेक। ठीक है, ऑल परफेक्ट। ओके फाइन। ठीक है। अब बात करते हैं कि इक्विटी, अगर अगर कंपनी इक्विटी से पैसा रेस करती है तो रिस्क लो होगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इक्विटी में कोई पेमेंट नहीं करना होता है। इक्विटी का पेमेंट दो ही केसेस में होता है, एक होता है वाइंडिंग अप के केस में और दूसरा होता है बायबैक के केस में। तो इन्हीं दोनों केसेस में रीपेमेंट होता है, अदरवाइज रीपेमेंट नहीं होता है। अब जब रीपेमेंट ही नहीं होगा तो रिस्क नहीं है, लेकिन कॉस्ट हाई होती है बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन। अब मुझे बताइए, इक्विटी में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं जबकि उनको पता है रिस्क बहुत ज्यादा है? क्यों? क्योंकि उनको पता होता है रिस्क ज्यादा है तो हमें रिटर्न्स भी ज्यादा मिलेगा। इस वजह से लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप सिर्फ 2-5% का रिटर्न दोगे तो ऑब्वियसली वो खुश नहीं होंगे। आपको मिनिमम 12 to 15% का रिटर्न देना पड़ेगा, तभी वो खुश होंगे, तभी वो दोबारा री इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। इस वजह से इक्विटी में कॉस्ट हाई हो जाती है बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। डिवेंचर्स में रिस्क हाई होती है, ऑब्वियसली आपको देना पड़ेगा, रीपेमेंट करना पड़ेगा, आपको उनका इंटरेस्ट भी हर साल देना पड़ेगा और प्रिंसिपल भी टाइम आने पर देना पड़ेगा। अदरवाइज वो जो है वाइंडिंग अप के प्रोसीजर शुरू शुरू कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। कॉस्ट लो होती है बिकॉज ऑफ टैक्स बेनिफिट्स। आपको पता है जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस होता है वो हम लोग कहाँ डालते हैं? P&L में। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो इस पे लगने वाला टैक्स भी कम हो जाएगा, इसी वजह से टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो मैंने क्या बोला? इक्विटी में रिस्क लो है लेकिन डिबेंचर्स में रिस्क हाई है। लो क्यों है? क्योंकि कोई रीपेमेंट नहीं करना है। इसमें हाई क्यों है? बिकॉज ऑब्लिगेशन है, आपको हर साल पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें कॉस्ट हाई होती है बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन, इसमें कॉस्ट लो होती है बिकॉज हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। इक्विटी में टैक्स बेनिफिट क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इक्विटी का जो डिविडेंड है वो टैक्स देने के बाद दिया जाता है, समथिंग लाइक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो वो टैक्स देने के बाद दिया जाता है। डिवेंचर्स में टैक्स बेनिफिट इसलिए मिलता है क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो टैक्स देने के पहले हम लोग चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब बैंक्स दो तरीके से फाइनेंसिंग करती है, एक होता है फंड बेस्ड, एक होता है नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड का मतलब है मैं बैंक गया, बैंक ने मुझे स्पॉन्टेनियसली कैश दे दिया। इसमें क्या क्या होता है? सीसी, ओडी, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन। नॉन फंड बेस्ड का मतलब है मैं बैंक गया, बैंक ने मुझे इमीडिएटली स्पॉन्टेनियस कैश नहीं दिया। बैंक ने सिर्फ मुझे एश्योरेंस दिया कि ठीक है आप अपना काम करो, आप अपना काम शुरू करो, कहीं भी आप अटकोगे मैं आपको फाइनेंस करूंगा, मैं आपको बेल आउट करूंगा। तो नॉन फंड का मतलब है बैंक स्पॉन्टेनियस इमीडिएट कैश नहीं दे रही है, बैंक सिर्फ एक एश्योरेंस दे रही है कि आप अपना काम शुरू करो, जरूरत पड़ने पे मैं आपको बेल आउट कर दूंगा। इसमें दो चीज आती है, गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट। अब एंजल फाइनेंसिंग क्या होती है? ऑब्वियसली ये इक्विटी फाइनेंसिंग है। ये लोग वेल्दी इन्वेस्टर्स होते हैं। दे इन्वेस्ट अराउंड 25, नॉट 60%, बट 49%। ठीक है। एंड ऑब्वियसली दे लुक फॉर हायर रेट ऑफ रिटर्न। ऑब्वियसली एंजल फाइनेंसिंग, ऑब्वियसली ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे लुक फॉर हायर रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, अब मुझे नहीं पता वो शॉर्ट है कि क्या है, शॉर्ट वीडियो है कि लॉन्ग वीडियो है। मैंने एक बना रखा है कि एंजल वर्सेस वेंचर में क्या डिफरेंस है, तो वो आप जरूर देखिएगा। डू वॉच, जरूर देखिएगा। ठीक है। एंजल और वेंचर में डिफरेंस क्या है मैंने एक बना रखा है, और इनकेस अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा उसकी। सीसी ओडी में क्या डिफरेंस है? देखिए, ओडी करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलती है, सीसी के लिए आपको सीसी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट पर्सनल और बिजनेस दोनों के लिए मिल सकता है, बट सीसी आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए मिलेगा। ये शॉर्ट टर्म होता है, ये शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों हो सकता है।
इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, इसका लो होता है। और सीसी जनरली मिलता है वर्किंग कैपिटल के, किसके लिए मिलता है? वर्किंग कैपिटल के लिए। तो यहाँ पे बैंक हाइपोथिकेशन करती है, क्या करती है? हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन मतलब होता है कि कस्टडी आप ही के पास रहेगी, कस्टडी आप ही के पास रहेगी, ठीक है। तो इसमें बैंक हाइपोथिकेशन करती है किसका? इन्वेंट्री का, कैश का, डेटर का, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ओवरड्राफ्ट और सीसी में। सिर्फ नॉलेज के लिए आपको सीसी ध्यान रखना है। सीसी मतलब वर्किंग कैपिटल, बस इतना ध्यान रखना है, सीसी मतलब वर्किंग कैपिटल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैं गया बैंक, मैंने कहा कि सर मुझे वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना है 50 लाख रुपए का, प्लीज मुझे फंड कर दीजिए। बैंक ने मुझे फंड कर दिया। अब मैंने इसका क्या किया? मैंने इसका इन्वेंट्री खरीद लिया, ठीक है। अब बैंक तो मेरी इन्वेंट्री ले नहीं जाएगी, क्योंकि अगर बैंक इन्वेंट्री ले जाएगी तो मैं बेचूंगा क्या? तो बैंक सिर्फ एक कंट्रोल रखती है, ठीक है। वो आपसे फोर्टनाइटली या क्वार्टरली आपसे स्टेटमेंट्स मांगती है इन्वेंट्री का, ठीक है। तो बैंक सिर्फ कंट्रोल रखती है, कस्टडी मेरे पास रहती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथिकेशन। जिसमें कस्टडी चेंज नहीं होती है उसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन, बस बैंक कंट्रोल रखती है, ठीक है, नजर रखती है। तो ध्यान रखिएगा, सीसी मतलब वर्किंग कैपिटल, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब ये क्या है? बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट। देखिए बैंक गारंटी में क्या हो रहा है, ये बायर है, ठीक है। इसको मान लेते हैं, जैसे बायर है, इसको मान लेते हैं सिडान मॉडल की कार चाहिए, वैरना, ठीक है। अब ये शोरूम गया, ठीक है, और वैरना की कीमत है 20 लाख रुपीज। और शोरूम वाले से इसने कुछ ऐसे कंडीशन में बात की कि आप मुझे कार दे दीजिए, मैं आपको 1 महीने बाद पेमेंट करूंगा। बट ऑब्वियसली शोरूम वाले ने मना कर दिया कि या तो आप कैश दीजिए या फिर आप कुछ हमें एश्योरेंस दीजिए, हम ऐसे आपको 20 लाख की कार कैसे दे सकते हैं, हम तो आपको जानते भी नहीं है। अब इस बंदे ने क्या किया? इस बंदे ने बैंक को अप्रोच किया और बैंक से कहा कि आप मेरे बिहाफ में इस सेलर को एक गारंटी दे दीजिए। इस सेलर को, सेलर मतलब कौन? शोरूम वाला, ठीक है। यहाँ पे सेलर कौन है? शोरूम। तो इस शोरूम को एक गारंटी दे दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही बैंक ने इस सेलर को गारंटी दी, ठीक है, तो वैसे ही शोरूम वाले को एक एश्योरेंस आ गया, शोरूम वाले ने गाड़ी बायर को दे दी। अब 1 महीने बाद क्या होगा? अगर 1 महीने बाद ये बायर ने पेमेंट नहीं किया तो फिर बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि बैंक गारंटी इज इन्फोर्स ओनली इन द केस ऑफ डिफॉल्ट। तो जब डिफॉल्ट होगा तभी आप बैंक के पास जा सकते हो, आप डायरेक्टली बैंक के पास नहीं जा सकते हो। जैसे 1 महीना हो गया तो सेलर डायरेक्टली बैंक के पास नहीं जा सकता है, अगर बायर डिफॉल्ट करेगा तभी आप बैंक के पास जा सकते हो। ये प्रोसीजर है पूरा। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। अब सुनिएगा डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। बैंक गारंटी यूज होता है डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स में। किस में यूज होता है? डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स में। लेकिन जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये यूज होता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मतलब एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ इसको। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बायर है। अब ऑब्वियसली इसको, इनको कुछ इंपोर्ट करना है, मतलब कुछ मशीन बाहर से मंगानी है, इनके पास पैसा नहीं है, लैक्स फंड, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग लैक्स फंड, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पे बैंक गारंटी तो यूज हो नहीं सकती है। तो बायर ने बैंक को अपने ऑब्वियसली जहाँ पे इनका अकाउंट होगा वहां पे रिक्वेस्ट किया लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए। अब ये काम कैसे करता है? अब सिंस ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो अकेले ये बैंक भी कुछ नहीं कर सकती है। ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो अकेले ये बैंक भी कुछ नहीं कर सकती है। अब मान लेते हैं ये एक्सपोर्टर यूएसए का है, ठीक है। तो ये बैंक किसी एक्सपोर्टर वाले, ऑब्वियसली जैसे यूएसए का है तो यूएसए की किसी बैंक को अप्रोच करेगी जिससे इनका कोई कांटेक्ट होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये एसबीआई है, तो यूएसए में भी कोई एसबीआई होगी तो उसको अप्रोच करेगी, फिर उनसे कहेगी कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट इनके फेवर में ओपन कर दीजिए। जैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट इनके फेवर में ओपन होगा इनको आ जाएगा एश्योरेंस, ये गुड्स को शिप कर देंगे। शिप का मतलब हो गया एक्सपोर्ट। अब जैसे ही एक्सपोर्ट करते हैं इनको मिलता है बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है। हम जब भी एक्सपोर्ट करते हैं हमें मिलता है बिल ऑफ लेडिंग। हम बिल ऑफ लेडिंग लेके जाएंगे इस बैंक के पास, बैंक उसको सर्टिफाई करेगी, वेरीफाई करेगी और जितना उसमें अमाउंट लिखा होगा उतना कैश दे देगी। ये पिक्चर से बाहर हो गया।
अब इस बैंक का सेटलमेंट ये बैंक करेगी और इस बैंक का सेटलमेंट ये बायर करेगा। ये पूरा प्रोसीजर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बैंक गारंटी यूज होता है डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स में और एलसी यूज होता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में। मैं इंपोर्टर हूँ, मुझे कुछ मशीन खरीदनी है, ठीक है, तो कोई मशीन मुझे उधार में तो देगा नहीं, मेरे पास इमीडिएट कैश है नहीं, मैं बैंक गया, मैंने कहा मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करके दे दीजिए। अब सिंस यहाँ पे अकेला बैंक भी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, बैंक फिर दूसरे कंट्री वाले बैंक को अप्रोच करेगा और कहेगा लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन कर दीजिए, ठीक। फिर वो दूसरी वाली कंट्री वाली बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन कर देगी। जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन होगा, सामने वाले पार्टी को एश्योरेंस आ जाएगा, सामने वाली पार्टी तुरंत गुड्स को एक्सपोर्ट कर देगी। जैसे एक्सपोर्ट करेगी, बिल ऑफ लेडिंग मिलता है, फिर वो बिल ऑफ लेडिंग लेके जाएगा एडवाइजिंग बैंक के पास, एडवाइजिंग बैंक उसको वेरीफाई करेगी और कैश दे देगी एक्सपोर्टर पिक्चर से बाहर। फिर एडवाइजिंग बैंक को इशूइंग बैंक सेटल करेगी और इशूइंग बैंक को बायर सेटल करेगा। ये पूरा प्रोसीजर है। मैंने आपको जस्ट बोला कि एफएम के दो फीचर्स होते हैं। क्या दो फीचर्स होते हैं? पैसा उठाना, पैसा लगाना। पैसा उठाने को बोलते हैं प्रोक्योरमेंट और पैसे लगाने को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होता है? तो इन्वेस्टमेंट दो जगह होता है, फिक्स एसेट में और वर्किंग कैपिटल में। ये चीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी समझाया था कि इन्वेस्टमेंट दो जगह होता है, फिक्स एसेट में और वर्किंग कैपिटल में। लेकिन दोनों जगह एक चीज कॉमन है कि हमको ऑप्टिमम लेवल पे इन्वेस्ट करना है। क्या करना है? ऑप्टिमम लेवल पे। ऑप्टिमम लेवल मतलब हो गया ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना कम, जितनी जरूरत है उतना इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग फंड कहाँ कहाँ यूज करते हैं, फिक्स एसेट में और वर्किंग कैपिटल में। कॉमन पॉइंट क्या है? ना ज्यादा करना है ना कम करना है। अब एफएम इवॉल्व कैसे हुआ? इवॉल्व का मतलब ओरिजिनेट कैसे हुआ? तो एफएम तीन फेजेस में इवॉल्व हुआ, ट्रेडिशनल फेज, ट्रांजिशनल फेज और मॉडर्न फेज। ट्रेडिशनल फेज मतलब बहुत पुराना फेज, उसमें एफएम को यूज तभी किया जाता था जब कुछ इवेंट होते थे, जैसे टेक ओवर्स है, मर्जर्स है, एक्सपेंशन है, मतलब जब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते थे ना, तभी एफएम को यूज किया जाता था। फिर बीच में आया ट्रांजिशनल फेज, जब लोगों की सोच बदलने लगी। फिर क्या होने लग गया? डे टू डे प्रॉब्लम्स में भी एफएम को यूज किया जाने लगा। मॉडर्न फेज, अब तो एफएम का स्कोप बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है, तो अब तो हर एक एक छोटी मोटी चीजों में भी एफएम का यूज होता है, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है। तो ये तीन फेजेस हैं एफएम के, ट्रेडिशनल फेज, ट्रांजिशनल फेज, मॉडर्न फेज। ट्रेडिशनल फेज मतलब बहुत पुराना फेज, जिसमें एफएम को इंपॉर्टेंट इवेंट्स में ही यूज किया जाता था, रोजमर्रा की जिंदगी में यूज नहीं किया जाता था। ट्रांजिशनल फेज, एक चेंज आया जब डे टू डे प्रॉब्लम्स में भी एफएम को यूज किया जाने लगा। फिर एक मॉडर्न फेज आया, मॉडर्न फेज मतलब आज का फेज, अब तो एफएम का स्कोप बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है, ठीक है। तो मुझे बताइए अभी तक का डिस्कशन समझ में आया क्या? मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी टॉपिक में अगर आपको लगता है मेरा कॉन्फिडेंस कम है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 में नेक्स्ट अपलोड करूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है।